अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम पूरे न्यूमेरिक क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करूँगा मैं आज। इसमें हम कोशिश करेंगे जितनी भी चीज़ें हम कर सकें, जितने भी स्कोप में हमारे आ सके, हम उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के बहुत सारे इंसेंटिव जो दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दिए जाते हैं। तो उनकी हर किसी की टैक्सेबिलिटी जो होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में होती है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉज के हिसाब से। तो अगर किसी के पास ऐसी कोई चीज़ है, उनकी पे स्लिप्स मिलती है, उनको आप सबको पे स्लिप्स मिलती होंगी, तो अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो कि आपको समझ में ना आ रही हो, जिसमें टैक्स कटा हुआ हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस पे टैक्स क्यों कटा हुआ है, हमें इसका रिटर्न में कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, या किस तरीके से इसकी टैक्सेशन हो रही है, आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें हम डिस्क्राइब कर सकें। तो मैंने एक सवाल छोटा सा स्केच बनाया कि मान के चले कि सैलरी हमारे पास आई 2 लाख रुपए की। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, जब आपको ऑफर लेटर देते हैं ना, तो उसमें एक बॉक्स टाइप का बनाते हैं ऐसे करके, जिसमें आप ये कहते हैं बेसिक सैलरीज आपकी इतनी है, हाउस रेंट इतना है, हाउस रेंट अलाउंस इतना है, मेडिकल अलाउंस इतना है, सब चीज़ें लिखते हैं। शायद आप लोगों ने देखा होगा, अपने ऑफर लेटर को देखिएगा तो आपको इस तरह का एक ब्रैकेट मिलेगा, जिसमें आपकी लिखी जाएगी कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसका सम क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई है, मतलब बेसिक सैलरी कितनी है, अच्छा मतलब हाउस रेंट अलाउंस कितना है, मेडिकल अलाउंस कितना है, यूटिलिटी अलाउंस कितना है, सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो मैं इस वक्त कंसिडर कर रहा हूँ, अज्यूम करते हुए कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है ना, उसका जो बेसिक सैलरी का जो परसेंटेज है ना, बेसिक सैलरी का जो परसेंटेज है, वो मान के चले 50%। 50% सही है। इस सैलरी का 50% आपकी जो पर मंथ सैलरी है आपकी, इसका ब्रेकअप में 50% यानी कि लाख रुपए बेसिक सैलरी है, सही है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बेसिक इस सैलरी को, जो आपकी सैलरी ये 2 लाख रुपए पर मंथ है, 200,000 मल्टीप्लाई बाय 12, सही है सर। आप तो आपके पास आंसर आएगा 24, सही है। हम आसान करके पढ़ते ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, मैं इसमें कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। देखो दोस्तों, एक बात बताओ, ये जो 2 लाख रुपए मिले ना, हम सेक्शन 149 के हिसाब से ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपकी साल में कोई भी डिडक्शंस नहीं हुई, यानी कि आपकी जो पर मंथ सैलरी है वो 2 लाख रुपए जुलाई से लेकर जून तक आपको 2 लाख रुपए मिले हैं। अगर किसी की डिडक्शंस आती है ना, तो अगर किसी की डिडक्शन आती है किसी मंथ में, तो उसको वो उस अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा। यानी कि अगर आपकी जुलाई की सैलरी 2 लाख थी, अगस्त की भी 2 लाख थी, लेकिन आपकी सितंबर में आके आपको आपके एम्प्लॉय ने आपको 1,95,000 दी, तो उसने बोला भाई 5,000 रुपये किस बात के कारण है, तो आप बता सकते हैं कि 5,000 रुपये आप लेट आए थे, आपकी कोई भी डिडक्शन होगी, तो रिसीट बेसिस का कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा। अभी हम मान के चलेंगे अभी 2 लाख सैलरी पूरी की पूरी आपको मिली है, ये हम जो टैक्स निकाल रहे हैं ना सर, ये पूरे साल का निकाल रहे हैं। ये याद रखिए, मैंने लिख दिया टैक्स ईयर 2023। अच्छा, ये जो टैक्स निकलेगा ना दोस्तों, ये जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर जब सैलरी का पोर्शन डालेंगे ब्रेकअप करके, कि आपको हाउस रेंट जो इसका ब्रेकअप डालेंगे ना उसमें, तो जो टैक्सेबल सैलरी आएगी वो आपका आईआरएस का रिटर्न ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा कि आपका टैक्स बनता कितना है। आपका टैक्स अकॉर्डिंग टू योर डाटा, आपने जो डाटा इंसर्ट किया, तो आपका टैक्स बनता कितना है वो नज़र आ जाएगा आपको। तो आप बताएंगे इतना तो मेरा टैक्स बना साल का, लेकिन इतना 149 के हिसाब से हमारा टैक्स इतना डिडक्ट हो चुका है ऑलरेडी, सही है, ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो चुका है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि वो एडवांस टैक्स है जो आप हर महीने देते आए हैं, और साल के आखिर में जब रिटर्न फाइल किया है आपने 30 सितंबर इज द ड्यू डेट फॉर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो उस वक्त जून 30 2023 पे आपका इतना टैक्स पूरे साल का ऑलरेडी कट चुका है। मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को, ये टैक्स जो निकल रहा होता है पूरे साल का निकल रहा होता है, और ये एग्जैक्टली वही अमाउंट होती है जब आप अपनी रिटर्न्स में अपनी सारी इनकम डालते हैं कि मेरे को यही चीज़ें मिली हैं, तो आपका आईआरएस का जो पोर्टल है
ये जो आपका रिटर्न का जो फॉर्मेट है वो आपको बताता है कि एग्जैक्ट सैलरी टैक्स आपका इतना कंप्यूट हुआ है, इतना बना है, इतना कैलकुलेट हुआ है, और आपने एडवांस टैक्स उसको जो 149 सेक्शन में होता है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का टैब होता है, उसमें आप लिखते हैं कि मेरा इतना ऑलरेडी टैक्स कट चुका है, तो आपका आंसर ना आपका रिफंड निकलता है ना आपका पेमेंट निकलता है। हाँ, रिफंड कब निकलेगा? जब आपका एडवांस टैक्स किसी और हेड ऑफ इनकम में या किसी और जगह पे एडवांस टैक्स कलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने सुबह बताया था आपको कि बहुत सारे लोगों का एडवांस टैक्स कलेक्ट होता है मोबाइल्स के बिल में, उनके नंबर की सिम है, उनके नंबर का पोस्ट पेड है, प्रीपेड है, जब वो पैसे देते हैं, जब वो तो टैक्स के साथ देते हैं तो वो एडजस्ट कर सकते हैं। किसी ने प्रॉपर्टी में डील किया है, प्रॉपर्टी खरीदी है, किसी के पास सैलरी थी इतनी, उसने प्रॉपर्टी खरीदी, तो एडवांस टैक्स जो होता है 236 का वो ले सकता है उसमें। तो और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आपके पास होती हैं, बैंक्स पे टैक्स कट जाता है कि आपके पास आपने फॉरेन ट्रांजैक्शन की, तो आपने जब फॉरेन ट्रांजैक्शन की तो उसने 6% आपका टैक्स काटा, तो उसका भी आपको रिबेट मिलता है, तो इससे क्या होता है, रिफंड क्रिएट हो जाता है। इस रिफंड को क्रिएट करने से मैं थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा इसको किस तरीके से कम, बजाय एफटीआर से लेने में हम अपने रिटर्न फाइलिंग करते वक्त या अपने एम्प्लॉयर से हम उस टैक्स को वसूल कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में बात आती है कैसे वसूल कर सकते हैं, तो मैंने सुबह भी बताया था कि जब आपका आखिरी महीना रह जाता है, यानी कि अप्रैल मई जून, तो आप ज़्यादातर ये होता है कि मई और जून में बात आती है, तो आप उनसे बोलते हैं, अपने बैंक वालों से बोलते हैं यार मेरा टैक्स सर्टिफिकेट दे दो मुझे, कि ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरा टैक्स कटा हुआ मुझे पता ही नहीं है। और अगर इसको आसान तरीके से आपको ट्रैक करना है तो मैं आपको बताऊंगा कि आईरिस के अंदर जब अपने आप को लॉगिन करेंगे, जब अपने आप को आप लॉगिन कर लेंगे तो वहाँ पे एक लास्ट टैब आता है जिसका नाम आता है MIS। MIS के टैब पे क्लिक करेंगे, वहाँ एक बॉक्स आता है पेमेंट्स का, वहाँ आप लिखेंगे टैक्स ईयर कौन सा है आपका, TY 2023, सही है दोस्तों। और वहाँ सिलेक्शन देंगे विद होल्डिंग एजेंट भी देंगे, विद होल्डिंग देंगे, और सब बॉक्स खुले रह जाएंगे, हम आप होल्डिंग देंगे तो आपको बता दीजिएगा कि इस टैक्स ईयर में कितने लोगों ने आपका टैक्स काटा है। उसमें आपको सेक्शन 149 नजर आ रहा होगा, 236 नजर आ रहा होगा, बहुत सारे सेक्शन आपको नजर आ रहे होंगे कि यार इन चीज़ों पे टैक्स कट रहा होता है मेरा, सही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों की क्यूरीज एक चीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, आई ऑल्सो डिसएग्री विद दैट। लोग कहते हैं सर हम बिजली का बिल पे करते हैं, बिजली के बिल पे एडवांस टैक्स लग के आता है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि एक इंडिविजुअल को उसका ये वाला जो टैक्स है वो एडजस्टेबल नहीं होता, वो वाला एडजस्टेबल नहीं होता। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अक्सर लोगों की कंप्लेंट आती है, बोलते हैं सर ये चीज़ तो हमने इतना टैक्स पे कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से, आपको पता है बहुत महंगी हो गई है, तो लोग बोलते सर इसका टैक्स हम कैसे वसूल करें, ये तो हमने दे दिया। तो दोस्तों मैं आपको बात बताना चाहूँगा, ये टैक्स एडजस्टेबल नहीं होता है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कंपनी। अगर किसी कंपनी ने किया तो उसको एडजस्टेबल होता है, हम तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, मैं सेक्शन का रेफरेंस के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपने क्या क्या कर लिया, सबसे पहले आपने सैलरी लिख ली, मेरे को सैलरी पर महीने 2 लाख रुपये मिली, मैंने इसको लिख लिया, ये तो सबसे पहला टैब आता है, सही दोस्तों। उसके बाद आया बोनस। जब आपने बोनस लिखा तो बोनस तो परमानेंट तो नहीं हो, तो साल में एक दफे में तो आपने लाख रुपये ऐड कर, सही है। लीव इनकैशमेंट सेम एज कितना है सर, 20,000। जो आपकी अच्छा कुछ एम्प्लॉयज क्या होते हैं, अब छुट्टियां नहीं किया, छुट्टियां बची थी बाकी पैसे नहीं देते, लैप्स हो जाता है, तो वो जब लैप्स हो गया तो ना रिसीव हुआ ना कुछ हुआ, तो वो टैक्स की कैटेगरी में नहीं आता। यहाँ पे आपको आपने छुट्टियां नहीं की तो आपको पैसे मिले, तो आपको लीव इनकैशमेंट मिल जाता है। बहुत सारी कंपनीज इसको टैक्सेबल करार नहीं देती हैं। देखिए मैं आपको भी बात करूँगा, इसलिए नहीं फोर्स करती हैं क्योंकि हमारी सैलरी से इतना टैक्स कट चुका होता है और कि हम सोच भी नहीं सकते, और उन्हीं टैक्सेस से हम
हर ग्रॉसरी पे टैक्स दे रहे होते हैं, यूटिलिटीज पे टैक्स दे रहे होते हैं, हर चीज़ पे हमारा टैक्स आया हुआ होता है, चाहे जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो। तो यार फायदा क्या हुआ टैक्स को देने का, तब कटी हुई सैलरी से देने ही है। इसे मैं कॉन्सेप्चुअली इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता रहे कि चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, उसके बाद व्हीकल आती है। लेकिन दोस्तों अगर तो ये व्हीकल अलाउंस के सिलसिले में, अलाउंस की बात में, बहुत सारे गाड़ियाँ महंगी होने की वजह से आजकल कंपनी वाले बोलते हैं भाई हम गाड़ी आपको दे नहीं सकते, लेकिन हाँ हम गाड़ी का अलाउंस दे सकते हैं आपको। तो मैंने आपको एक बात की थी कि गाड़ी का अगर अलाउंस होता है तो 60,000 ऐसे आ जाएगा। अलाउंस इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल, याद रखिएगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल मान के चलें कि व्हीकल दी है आपको फिजिकल, तो उसकी कॉस्ट का 5 या 10% और 10%। 5% किसके लिए? ऑफिशियल यूज के लिए, और 10% किसके लिए? बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल। हम अभी मान के चल रहे हैं कि इसका ये एक अलाउंस है, चले अलाउंस है तो हमने 60,000 पूरा ले लिया। अगर हम इसमें कॉस्ट लिखते तो कॉस्ट का हम 5 या 10% लेते थे। सही है दोस्तों, ये हमने बात की। अब अगर एक सवाल उठता है कि यार यहाँ पे ऑफिशियल है, यहाँ पे बहुत पर्सनल भी है। अगर कंपनी पूरा पर्सनल के लिए देते हैं तो प्रैक्टिकली सोचा जाए तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि कंपनी, एक बंदा अपने ऑफिस के लिए काम से नया जाए और सिर्फ उसको पर्सनली यूज करे? ऐसा हो सकता है? ऑफिस तो जाएगा ना दोस्तों। प्रैक्टिकली बात करते हैं, हम थ्योरेटिकली तो कर रहे हैं लेकिन हम प्रैक्टिकली भी बात करना चाहेंगे कि मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे वो ऐसे हो सकता है अगर वो 100% ऑफिशियल के लिए तब भी 10% ही होगा। ठीक है सर, तो एक बात ये हो गई आपकी क्लियर। यहाँ पर हमने चीज़ लिख ली कि हम कंसिडर कर रहे हैं अलाउंस है, और अगर अलाउंस नहीं है तो 50% हम उसको कंसिडर करेंगे। अकोमोडेशन की मेरी बात हुई थी आपसे। अगेन अगर अकोमोडेशन का अलाउंस दिया जा रहा था, अकोमोडेशन की बेस पे 100% आपका जो है वो टैक्सेबल सैलरी में जाएगा। लेकिन अभी अलाउंस नहीं दिया हुआ, मैंने डैश लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया 45% ऑफ योर बेसिक सैलरी। मैंने बेसिक सैलरी आपको बताई थी कितनी है इसकी बेसिक सैलरी आ जाएगी। हम मान के चल रहे हैं, हम डायरेक्टली 2400 का 45% ले लें तो बात बन जाएगी। सही है ना? हमारे पास कितना आ गया? 1080। सही दोस्तों, अब ये कैसा निकला है? तो 24 का, सॉरी मैंने गलती कर दी, आपको बताना चाहूँगा, 50% का 45%। तो ये हो जाता है 5,40,000। सही सर, 5,40,000। मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये जो क्या नाम है, 50% मैंने 0.5 ले लिया, मैं उसको सही नहीं लिख देता हूँ ताकि आप क्लियर का 50% का 45% आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर यही है। सही दोस्तों, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब आगे इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि 1 मिलियन तक एग्जम्पशन है। सही है दोस्तों, 1 मिलियन से ऊपर अगर हो गया तो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन या रिड्यूस रेट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये चीज़ क्या भला किस चीज़ का नाम है? देखिए, ये भी एक तरह से आपको एक बेनिफिट है ना, ये भी एक तरह से आपका एम्प्लॉयर आपको एक बेनिफिट दे रहा है ना। या तुम अपना 12 लाख रुपये मुझसे ले लो और कोई भी बिजनेस कर लेना, या जो भी आपकी ज़रूरत है वो पूरी कर लेना। तो हमारे माशरे में तो आजकल वैसे ही जब आप बैंक से भी लोन लेने जाते हो तो आपको आजकल के ज़माने में भी इंटरेस्ट देना ही पड़ता है ना उसके ऊपर भी। तो टैक्स वालों ने एक समझे दलालत वाली चीज़ ही कह सकते हैं इस चीज़ को, कि वो कर दी कि 10% बेंचमार्क रख दिया कि अगर आपके एम्प्लॉय ने आपको 10 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन दिया तो बेंचमार्क 10% है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है खास तौर पर 6%। अब हमारे पास 12 लाख रुपए, सही है सर, मल्टीप्लाई पर 10 बेंचमार्क है, 6 आप दे रहे हो ऑलरेडी, तो आपके ऊपर 4 का तो बर्डन आएगा ना।
अच्छा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये जुलाई से लेके जुलाई में दिया लोन, जुलाई से जून में, अगर ये अगस्त में दिया होता, सितंबर में दिया होता, अक्टूबर में दिया होता, नवंबर में दिया होता, हमें प्रोरेट करना पड़ता। मान के चले आपको दिसंबर को दिया, दिसंबर 23 को दिया, तो आपके पास लोन अक्रूव कितने साल, कितने महीने के लिए होगा? 6 महीने के लिए। जनवरी में लोन दिया, जनवरी 1 को लोन दिया, तो कितने कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। फर्स्ट फरवरी को दिया, तो कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। अभी हम मान के चले पूरे 12 महीने, मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12। सही है दोस्तों? तो आपके पास लोन की अमाउंट कितनी आ गई इंटरेस्ट की? 0.04 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जी, तो आपको 48,000 का जो है वो पड़ेगा, 48,000। सही है दोस्तों? तो ये आपकी यहाँ तक इंटरेस्ट रेट है। अब आपके पास एक और चीज मैंने लिखी है कि आपने बोला 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 0.04। ये मैंने माइनस क्यों करा है? 10 में से 6 का एम्प्लॉय को दे रहे हो ना आप यार, वापस कर रहे हो ना, तो उसने कहा कि भाई अच्छा 10 तो बेंचमार्क के 6 का एम्प्लॉय को वापस दे रहे हो, 4 का बेनिफिट मिल रहा है ना आपको, 4 का आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो उस बेनिफिट पे उन्होंने टैक्स लगा दिया कम। तो ये आपके पास 48,000 आ गया। एक नई चीज मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, ये इसमें मैं आता हूँ, पहले मैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम का एम्प्लॉय रिसोर्स के ऊपर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ना, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। हमने ये डिस्कस किया था कि यार अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, तो उसके ऊपर वो आपको बोलता है ना बोनस नहीं देता, मैं बोनस की जगह पे आपको शेयर दे देता हूँ, किसी अपनी लिस्टेड कंपनी के, किसी भी लिस्टेड कंपनी के आपको शेयर दे देता हूँ। अब बोलोगे भाई मैं शेयर का क्या करूँगा, आपका दिमाग में सवाल आएगा, दूसरी बात है आपके दिमाग में आना चाहिए सवाल। लेकिन अगर वो आपको शेयर देता है तो आप खुद सोचें, आप इसको बेच सकते हैं, आप इसको बिल्कुल बेच सकते हैं। आप इससे डिविडेंड, जो डिविडेंड रिसीव होगा उस कंपनी की, वो डिविडेंड भी आपकी इनकम में शुमार हो जाएगा ना, आपको 2 बेनिफिट आ सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि ऑप्शन को एक्सरसाइज करें ना करें। अगर मैं मान लो इस ऑप्शन को मैं एक्सरसाइज नहीं करता, तो मेरी यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी कुछ नहीं आएगी। हाँ, मैं इसको एक्सरसाइज कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, इसका मतलब है मैं बेनिफिट ले रहा हूँ। तो जब मैं बेनिफिट ले रहा हूँ तो मैं कितने 500 शेयर्स कर देता हूँ दोस्तों, मैं इसको 500 शेयर्स। मैंने बताया था उसकी फेयर वैल्यू, जिस दिन वो दिया जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू कंसिडर की जाएगी। फेयर वैल्यू उसकी है 50 रुपए। तो कितना हो गया आपका पास अमाउंट? 25,000। 25,000। सही है दोस्तों? ये आपके पास क्या भाई, आपके पास 25,000 रुपये आ गई। किस चीज़ के लिए? कि आप अच्छा ये इस वक्त आपने एक्सरसाइज किया, आपने अपनी बेनिफिट आ गया आपके पास। तो अच्छा इसके अगेंस्ट में आपने कोई पैसा नहीं दिया, अगर आपने कोई पैसा दिया हुआ होता ना तो वो उसमें से माइनस हो जाता। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर सब्सक्राइब आज होता क्या मैं बताता हूँ, शेयर्स को जब आप ट्रांसफर करते हैं ना तो कुछ खर्चे आते हैं, कुछ खर्चे आपको पे करने पड़ते हैं। तो अगर आपने या एम्प्लॉय आपके बिहाफ पे पे कर देता है आपको, क्योंकि लिस्टिंग रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट्स आती है कि भाई उसमें ट्रांसफर कितने पैसे लगेंगे, पोस्ट होता है कि भाई ये इसके नाम से शेयर अब इसको ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें जो खर्चे आते हैं ना तो एम्प्लॉयर देता है आपके बिहाफ पे, फिर आप एम्प्लॉयर को वापस दो, एम्प्लॉयर बोलेगा लाओ मैं ये पैसे मुझे वापस दो, जो आप पैसे एम्प्लॉयर को वापस करेंगे वो इसमें से डिडक्शन हो जाएंगी। सही है दोस्तों? अच्छा, एक ही चीज़ हो गई। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट रहता है इसका प्रोविडेंट फंड। मैं ये कंप्लीट कर लूँ फिर उसके बाद मैं आपसे बताना चाहूँगा। अब आप इस टोटल की इनकम निकालें कि आपकी इनकम बनती है। मैं वहाँ पे चलता हूँ, सर आपकी साल की इनकम जो बनती है ना वो 3193 होती है। सही दोस्त? ये आपकी टैक्सेबल इनकम बनी, ये क्या बनी आपकी टोटल इनकम। अब मान के चल लें आपने,
मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी डिडक्टेबल अलाउंस के ऊपर, सही है। यहाँ तक आप पहले समझ लें, फिर मैं यहाँ थोड़ा सा बताऊँगा कि मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा ताकि आपको नजर हमें डाउट ही हो जाएगी। अच्छा, मैंने बताया था कि आपकी टोटल इनकम निकली है 319300। मैंने एक बात की थी आपसे डिडक्टेबल अलाउंसेस के बारे में। किसी भी टैक्स को पढ़ने के लिए आपके पास 4 कैटेगरी बताए थे, तो उसमें से एक था डिडक्टेबल अलाउंस। अच्छा, डिडक्टेबल अलाउंस कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ज़कात। अच्छा, ये ज़कात वो वाला होता है जो ज़कात अशूरा के हिसाब से होता है, जो अगर आपने बैंक्स में जो कटता है वो ज़कात कंसिडर नहीं करते, नहीं करते ये लोग, क्योंकि बैंक से जो कटते तो क्योंकि उसको कंसिडर नहीं कहते। जो ज़कात अशूरा ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है उसी तरीके से अगर आपने पे किया तो वो होगा। अभी भी पॉसिबल बैंक वाले जो होते हैं वो अशूरा के हिसाब से होता है। एक होता है WWF, एक होता है WPPF, और एक और चीज़ होती है वो इंटरेस्ट के ऊपर, सही, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट और डेट के ऊपर। देखिए, कंपनीज के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, ये एप्लीकेबल हो सकता है, ये भी एप्लीकेबल हो सकता है। अगर आपने लोन लिया हो कंस्ट्रक्शन करने के लिए और उस पर आपने सूद दे रहे हैं, आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो इस जुमरे में आया। तो मैं इसको डिस्कस जानबूझ के नहीं करता यार। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट की जब बातें होती है ना तो थोड़ा सा फीलिंग अजीब अजीब से आती है यार, कि मतलब एक गलत चीज़ है ना यार दोस्तों एक तरह से। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ज़कात दी हुई है आपने लाख रुपये, तो आप लाख रुपये से माइनस करेंगे और आपके पास बैलेंस आ जाएगा 3093। अभी आपकी क्या हो गई एनुअल थोड़ी सी राइटिंग अजीब हो रही है, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट प्ले करने की कोशिश में हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट बन जाए इस टोटल इस चीज़ को लेकर। तो अब आपको बस कैलकुलेट करेंगे सेक्शन 149 के हिसाब से अपना टैक्स। फर्स्ट स्लैब पे जो लिखा हुआ है, क्या फर्स्ट शेड्यूल के स्लैब 2 में किस तरीके से अपने आप को कंसिडर करते हैं, इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। मैं जानबूझ के कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा, वजह ये है मैं इसलिए इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा क्योंकि जब आप आईआरएस पे सारी इनकम डालोगे ना, ये इनकम डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपका टैक्स कटा, आपका टैक्स बना कितना और आपके एम्प्लॉयर ने पर मंथ की बेसिस पे आपका टैक्स काटा कितना, कितना डिडक्ट किया, ये सारी चीज़ें इसमें आपको आराम से पता रहती है। तो ये स्टोरी थी इस चीज़ के ऊपर। अब मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना इंशाल्लाह मैं उसमें 2 चीज़ें कवर कर दूँगा आपके पास। मैं थोड़ा सा यहाँ से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करूँगा। एक चीज़ है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे जो आपका एम्प्लॉय देता है, जिसमें आपके पास ग्रेजुटी आता है, प्रोविडेंट फंड आता है, आपके पास गोल्डन शेकेट आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे इंशाल्लाह जी प्रोविडेंट फंड के ऊपर टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, वही रिटायरमेंट बेनिफिट की बात है एक तरह से टैक्सेबिलिटी हम पूरा। और सेकेंडली हम पढ़ेंगे कि टैक्स क्रेडिट, पूरे ऑर्डिनेंस में टैक्स क्रेडिट कहाँ कहाँ कितनी जगह पे आपको टैक्स क्रेडिट मिलने हैं, किस सीक्वेंस पे लेने हैं, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन सारी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उससे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसकी वजह है याद रखो दोस्तों, उसकी वजह ये है कि हर एम्प्लॉयर का बेनिफिट देने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग ग्रेजुटी फंडेड देते हैं, अनफंडेड देते हैं, कोई प्रोविडेंट फंड फंडेड होता है, कोई नॉन फंडेड होता है। तो उसकी टैक्सेबिलिटी किस तरीके से डिफाइन होती है वो सारी हम इस चीज़ में कंसिडर करेंगे स्टोरी। और बहुत सारे ऐसे प्रोपोजल्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेसिफिकली कि
कि उनको डिज़ाइन करना अकॉर्डिंग टू द कंपनी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से वो देखा जाता है कि उसकी नेचर क्या है। किसी भी ट्रांजैक्शन टैक्स में किसी भी ट्रांजैक्शन को पहले इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस में रिसर्च किया जाता है कि कहाँ पे इस चीज़ की एप्लीकेबिलिटी बनती है, क्या कॉन्सेप्ट को बताना होता है, वो उसके हिसाब से देखा जाता है। बहुत सिंपल सा सवाल होता है। मेजॉरिटी कंपनीज में क्या होता है, सैलरीज को कंपनसेशन को बेस बनाते हुए आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस चीज़ के बारे में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपनी ये चीज़ें पढ़ाने का मकसद जो है ना, सिर्फ बातें करना नहीं है, इस चीज़ को अपनी लाइफ में आप खुद से इम्प्लीमेंट करें। जो लोग अपने किसी जगह पे काम कर रहे हैं उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे सैलरी का टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। मेरा वीडियोस बनाने का मकसद यही है आप सबके लिए कि आप लोग अगर किसी जगह पे जॉब कर रहे हो तो आपको फ्रॉम द स्क्रैच टिल द एक्सपर्ट लेवल आपको सारी चीज़ें हर हेड के इनकम के बारे में, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम और अदर सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, 100% चैंपियन तो कोई नहीं हो सकता। बड़े बड़े कंसल्टेंट, बड़े बड़े लॉयर्स आज भी बुक्स खोल के रिव्यू करते हैं और सेक्शन को बार बार पढ़ते हैं क्योंकि इंटरप्रिटेशन का फर्क आ जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 100% आप 25 साल भी लगा लेंगे ना तो 100% परफेक्शन नहीं आ सकती किसी भी कानून में, चाहे सेल्स टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एफईटी हो, चाहे कंपनीज एक्ट हो, कोई भी कानून उठा लें तो इंटरप्रिटेशन का फर्क आता है। लेकिन प्रिंसिपल जो है ना वो पक्के होने चाहिए। प्रिंसिपल हमेशा पक्के होने चाहिए, आपके इंटरप्रिटेशन का फर्क आ जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड इनकम टैक्स से आप मुझसे पूछ सकते हैं, नॉट ओनली फॉर द सैलरी, बिजनेस प्रॉपर्टी के लिए भी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए भी, कैपिटल गेन के लिए भी, किसी ने प्रॉपर्टी सेल की है, लैंड बहुत सारे लोग सेल करते हैं, बिल्डिंग सोल्ड करते हैं, तो नॉलेज शेयरिंग और नॉलेज की इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये बातें की बात, ये सिर्फ कहानियाँ किससे नहीं है, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपके एक्सपीरियंस में इजाफा होगा और आप खुद देखेंगे कि आप अपने आप को अच्छी जगह पर देखेंगे कि नहीं यार मुझे वाकई टैक्स आता है। मैं इंशाल्लाह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी, अकाउंटेंसी में भी थोड़ी सी वीडियोस बना के डालूंगा फ्रॉम द स्क्रैच टिल द एक्सपर्ट लेवल इंशाल्लाह, IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ इंशाल्लाह। आप सबसे रिक्वेस्ट है ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर फिर मैं कह रहा हूँ अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा, इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा मैं उसका जवाब दूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।